दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एलोफीलिया में। आज हम लोग सोशल कॉग्निशन की बात करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द सोशल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। आज हम सोशल कॉग्निशन की बात करेंगे। सोशल कॉग्निशन मतलब सोशल थिंकिंग, कि हम लोग सोसाइटी में हमारा बिहेवियर कैसा है, हम लोग सोचते कैसे हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो सारी चीज़ें हम सोशल कॉग्निशन में पढ़ेंगे। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या रहेंगे? सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे जो हम लोग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जज करने के लिए एम्प्लॉय करते हैं। उसके बाद हम स्कीमास के रोल के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। फिर ऑटोमेटिक और कंट्रोल प्रोसेसिंग मोड्स में सोशल थॉट्स के क्या फ़र्क है उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग इम्परफेक्शंस जो हैं सोशल कॉग्निशन प्रोसेस में वो क्या है उनको एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। और फिर इंटर रिलेशन जो है अफेक्ट एंड कॉग्निशन का वो कैसा है उसको असेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा दैट इज़ ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजीज़ पे रहेगा जो हम लोग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ। हमें पता है कि हम इन्फॉर्मेशन डेंस वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी मर्जी आप लेते जाएँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्बिगुअस है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एम्बिगुअस मतलब कि क्लियर नहीं है, इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई बात कुछ है तो कुछ उसके अपोजिट होगी, मतलब होना कुछ चाहिए हो कुछ रहा है। तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें एक अनसर्टिनिटी में ले आती है कि किस चीज़ के ऊपर आप बिलीव करें और किस चीज़ के ऊपर आप बिलीव नहीं करें। फिर हाउ देन डू वी असेस द लाइकलीहुड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क वी माइट फेस। कहता है कि फिर हम ये इस चीज़ को कैसे असेस करेंगे कि डिफरेंट रिस्क जो हैं उनका होने के कितने चांसेस हैं जो हम फेस करेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग एक ऑटो एक्सीडेंट में होने की संभावना में है, ठीक है। हमारा वॉलेट जो है स्टोल हो गया है, ठीक है, या फिर हमारा कोई आइडेंटिटी स्टोल हो गया है, कैंसर का डायग्नोसिस हो गया है, या फिर कोई ऑटोमोबाइल है जो कि लेमन समझते हो, जिसको कंटिन्यूसली रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है जो इजीली जज कर सके हम लोग, ठीक है। बट एज यू विल सी अ सोशल साइकोलॉजिकल एनालिसिस of how people think about risk eliminates the process we use to make judgments even when we have incomplete information about the risk likelihood। कहता है कि सोशल साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है वो हमें ये बताती है कि लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, कैसे जजमेंट्स करते हैं, जबकि उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि रिस्क कितना होने के कितने चांसेस हैं। फिर अपने रिस्क को जो है जज करना, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, इज़न्ट इट। चैलेंज है कि बाद एक चैलेंज है लाइफ में, ये उनमें से एक चैलेंज है कि अपने रिस्क को जज कैसे करें हम लोग। मान लेते हैं कि मैनी ऑफ द डिसीजंस वी मस्ट मेक रिक्वायर अस टू सिफ्ट थ्रू द लार्ज क्वांटिटी। जितने डिसीजंस हम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीजन जो हम लेते हैं वो हम लोग कैसे लेते हैं, हमें उस कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, डेंस इन्फॉर्मेशन है, उसमें से हम लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। आपने प्रोबेबली सब ने, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस डायलेमा को पक्का फेस किया होगा, इस सिचुएशन में पक्का रहे होंगे जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा होगा। कौन सा कॉलेज लें, किस कॉलेज में लेना है, क्या आपने कभी उसको रैशनली चूज़ करने की कोशिश की है कॉलेज को, कि आपने एक लिस्ट बना ली हो कि कौन से इंस्टीट्यूशन के कौन से प्रोज हैं, कौन से क्या अच्छाई हैं क्या बुराई हैं, उसके बेस पे आपने एक लॉजिक सिलेक्शन किया हो, या फिर आपने एक सिंपल रूल पे उसको सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा कॉलेज चीपर है, ठीक है, जहाँ आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको करना चाहते हो। डिड यू ट्राई टू और स्टेटस के विच हैज़ मोर स्टेटस, किस कॉलेज का अच्छा स्टेटस है, या फिर कौन से कॉलेज मेरे पेरेंट्स ने अटेंड किया था, इस बेसिस पे आपने कभी अपनी चॉइसेस बनाई हो, ठीक है। तो गिवन द हाई कॉस्ट ऑफ कॉलेज मे बी यू ऑल्सो नीड टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट लोन। अगर आप एक हाई कॉस्ट कॉलेज को चूज़ करें, हो सकता है आपको उसके लिए स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो यू नो डाउट लर्न दैट फिलिंग आउट लोन एप्लीकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कि लोन एप्लीकेशन को फिल करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल योर एफर्ट इट मे स्टिल हैव बीन अनक्लियर विच लोन वुड अल्टीमेटली बी बेस्ट फॉर यू। फिर भी आपको ये भी अनक्लियर है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं है कि कौन से लोन के लिए आप चाहोगे, ठीक है। कॉलेज के बाद यू विल कंटिन्यू टू, कॉलेज हो गया, ठीक है, यू हैव एंटर्ड द कॉलेज, आपका कॉलेज हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट चॉइसेस हैं जो आपको
लेनी पड़ती हैं, ठीक है। दीज टू इन्वॉल्व वेडिंग थ्रू लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक नया जॉब स्टार्ट किया है, ठीक है, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल इंश्योरेंस प्लान, ये रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शंस, ऑल बिफोर गेटिंग सिंगल पे चेक, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको देखनी पड़ती हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान क्या दिए जा रहे हैं, रिटायरमेंट सेविंग ऑप्शंस क्या रहेंगी, ठीक है। व्हेन यू डिसाइड टू परचेज़ योर फर्स्ट होम, जब आप अपना पहला घर खरीदने का सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है कि जो आप लोन लेने वाले हो उसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं आपके लिए, ठीक है। एट फर्स्ट ग्लांस इट माइट सीम वंडरफुल दैट वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव। पहले तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है उन ऑप्शंस का इफ़ेक्ट जो है वो पैरालाइज होने लगता है, ठीक है, और आपके पास उतनी चॉइस नहीं रहती है। तो ज़्यादा चॉइसेस जो हैं, टू मैनी चॉइसेस, मतलब कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, तो आप डिसीज़न कैसे लेंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मैनी ऑफ अस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजन जो हमें लेने हैं, ठीक है, वो हम कहाँ से लेते हैं, जो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको हमने कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है वो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। कॉम्प्रिहेंड समझते हो जिसको आपने समझा नहीं है अभी अच्छे से। व्हेन यू आर फेस्ड विद सच कॉम्प्लेक्सिटी, जब आपकी लाइफ में ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो आपने डिसीज़न कैसे लेना है, रैशनली लॉजिकली लेना है कि प्रॉज क्या है उस चीज़ के, उसके नुकसान क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, या फिर आप चॉइस बनाओगे एक सिंपल स्ट्रैटेजी कोई के बेस पे, ठीक है। तो कहता है कि डू वी गिव अप होप ऑफ मेकिंग द करेक्ट डिसीज़न, क्या हमें अपनी होप छोड़ देनी चाहिए कि हम करेक्ट डिसीज़न लें, या फिर हम ब्लाइंडली ही सिलेक्शन कर लें। थेलर और सस्टेन 2009 में इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने बुक लाई, बहुत पॉपुलर बुक थी इनकी, अगर आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, आपको नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नज नाम था बुक का। दैट व्हाट यू नो अबाउट द सोशल साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन जजमेंट कैन हेल्प अस मेक बेटर सेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमें बताती है ऐसी सोशल साइकोलॉजी की ह्यूमन जजमेंट जो है वो कैसे लेनी है आपने, ठीक है, कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें से आपने ह्यूमन जजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तो इट टर्न्स आउट व्हेन पीपल रिसीव इन्फॉर्मेशन इन वे दैट हाईलाइट द क्रूशियल डेटा इन एसेसिबल स्टाइल। कहते हैं कि जब लोगों के पास कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन भी आती है लेकिन उसमें क्रूशियल डेटा को हाईलाइट किया जाता है कि एक्सेसिबल स्टाइल के में, तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है और जो लोग चॉइसेस बनाते हैं अपने लिए वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि लोग कैसे मेंटल शॉर्टकट्स या रूल्स लगाते हैं, थंब रूल्स लगाते हैं जजमेंट्स पे आने के लिए, स्पेशली उन केस में व्हेन वी आर कन्फ्रंटिंग विद कॉम्प्लेक्स, कंट्राडिक्टरी और डिफिकल्ट डिसीजंस वेयर करेक्ट आंसर्स बी हार्ड टू डिटरमिन। जहाँ पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स या कंट्राडिक्टरी डिफिकल्ट डिसीजंस लेने वाले हैं तो वहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको डिटरमिन करना। अब सोशल कॉग्निशन क्या करती है, विच कंसर्न्स हाउ वी थिंक अबाउट द सोशल वर्ल्ड, हम सोशल वर्ल्ड के बारे में कैसे सोचते हैं। सोशल कॉग्निशन क्या करती है, किसके साथ कंसर्न है कि हम लोग कैसे सोचते हैं सोशल वर्ल्ड, हमारा अटेम्प्ट जो है कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को समझने में कैसा है, ठीक है, हम कैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को समझते हैं, एंड वाई वी समटाइम्स आर लेस देन ऑप्टिमली रैशनल विल बी अ मेजर फोकस ऑफ दिस चैप्टर। और हम क्यों कई बार ऑप्टिमली रैशनल हो जाते हैं, ये इस चैप्टर में हमारा मेजर फोकस रहेगा। रिसर्च जो है वो स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि जो हमारी थिंकिंग है सोशल वर्ल्ड के लिए वो ऑटोमेटिक है, इट अकर्स क्विकली विदाउट लॉट्स ऑफ केयरफुल रीजनिंग, ठीक है, ये क्विकली होती है, केयरफुल रीजनिंग नहीं आती है इसमें। एज यू विल सी लेटर ऑटोमेटिक थॉट्स जो हैं आप बाद में देखोगे जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट थॉट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। इट रिक्वायर्स लिटरल नो एफर्ट, इसमें कोई इतनी एफर्ट नहीं लगती है और बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। ऑल्दो जो थिंकिंग है इन दिस मैनर कैन लीड टू सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट, थिंकिंग जो है वो किस तरफ ले जाती है, सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट की तरफ अगर हम इस तरीके से करते हैं। और इम्पॉर्टेंट एरर्स जो है इन आर कंक्लूजन्स एंड रिजल्ट इन सब ऑप्टिमल डिसीजंस, इसमें एरर्स का भी स्कोप रहता है और डिसीजंस उतने अप्रोप्रिएट नहीं आते हैं। ऑल्दो वी डू लॉट्स ऑफ सोशल थॉट ऑन ऑटोमेटिक, वी डू समटाइम्स स्टॉप एंड थिंक मच मोर केयरफुली एंड लॉजिकली अबाउट सम इशूज़। कहते हैं कि कई बार हमें इन ऑटोमेटिक थॉट्स को भी स्टॉप करना पड़ता है और हमें ज़्यादा केयरफुली और लॉजिकली कुछ इशूज़ को लेकर सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, और
द मोर कंट्रोल वे ऑफ थिंकिंग टेंड्स टू अकर व्हेन समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। और ये हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या फिर अनएक्सपेक्टेड है या फिर दोनों है, विच कैन जोल्ट अस आउट ऑफ ऑटोमेटिक एफर्टलेस थाट, जो हमें कहाँ से निकालती है, ऑटोमेटिक एफर्टलेस थाट्स वाली सिचुएशन से हमें बाहर निकालती है। कब निकलेंगे? जब कोई हमारे लिए कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है या फिर अनएक्सपेक्टेड। फर्स्ट सेक्शन जो है चैप्टर का, उसमें हम बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, रूल्स ऑफ थंब कि हम क्विकली इन्फ्रेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं अबाउट सिचुएशन जो हम फेस कर रहे हैं। हम ये भी कंसिडर करेंगे कि रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है सोशल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो इन सिंपल रूल्स को कैसे एड्रेस करती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि मेंटल फ्रेमवर्क कैसे काम होता है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन को एक एफिशिएंट वे में, और ये जो फ्रेमवर्क है ये कैसे अपने इफ़ेक्ट को सोशल थॉट पर डालते हैं। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इनका रहता है। हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते हैं एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हमने अभी भी पढ़ लिया है। अब लोग हम हेरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, हाउ वी एम्प्लॉय सिंपल रूल्स इन सोशल कॉग्निशन। हेरिस्टिक्स कहने का मतलब है कि हम सिंपल रूल्स को सोशल कॉग्निशन में कैसे एम्प्लॉय करते हैं। एग्जामिन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग एग्जामिन करेंगे कि उनको कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को जज करने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जो पास होती रहती हैं और कंसिडर करते हैं हम लोग लॉज जो दैट बैन टॉकिंग ऑन सेल फोन्स। ठीक है, एंड टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इन चीज़ों पे बैन है ना कि सेल फ़ोन का यूज़ नहीं करना वाइल ड्राइविंग, टेक्स्ट नहीं करना वाइल ड्राइविंग। ऐसा क्यों है? तो फिगर 2.2 में आप लोग देखेंगे कि दीज आर वेरी डेंजरस प्रैक्टिसेस, बहुत डेंजरस, पर्टिकुलरली टेक्सटिंग। ऐसा मतलब कि जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें ऐसा पाया गया है, बार बार पाया गया है कि ड्राइविंग के दौरान अगर डिस्ट्रैक्ट हुए तो यू आर मोर लाइकली टू गेट एक्सीडेंट, तो आप एक्सीडेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और टेक्सटिंग जो है सर्टनली भी हाईली डिस्ट्रैक्टिंग, बहुत ही हाई डिस्ट्रैक्टिंग है। इसमें आचले, हेडलॉक और लेन ने 2012 में ये बोला था। व्हाट अबाउट ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स दैट शो मैप्स टू ड्राइवर्स। उन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या जो मैप दिखाते हैं ड्राइवर्स को, डू यू थिंक दैट दे टू कैन डिस्ट्रैक्ट आवर अटेंशन अवे फ्रॉम फास्ट मूविंग ट्रैफिक एंड कॉज एक्सीडेंट्स? क्या आप सोचते हो कि क्या वो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन का एक कारण बनेंगे और वो फास्ट मूविंग ट्रैफिक में और एक्सीडेंट कॉज करते हैं, वो भी क्या एक कारण है? किसी भी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम वी आर कैपेबल ऑफ फोकसिंग ऑन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ, हम लोग सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, एनी इनपुट बियॉन्ड आर लिमिट, अगर कोई भी ऐसा इनपुट आ रहा है जो हमारी लिमिट के से परे है, ठीक है, तो वो हमें किस स्टेट में ले आएगा? इंफॉर्मेशन ओवरलोड में, जहाँ पे आप डिमांड कर रहे हो अपने कॉग्निटिव सिस्टम से ज़्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन को आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड बोलोगे। इसके साथ साथ अगर प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो डिप्लीट हो गई है हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस या कुछ और डिमांड्स की वजह से, तो डील विद सच सिचुएशंस पीपल अडॉप्ट वेरियस, ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए लोग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कहाँ से? कॉग्निटिव रिसोर्सेज से, ताकि वो ज़्यादा कर सकें, टू लेट देम डू मोर, ज़्यादा करें। थोड़ा जो है लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की बात कर रहे हैं कहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए लोग क्या करेंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न है कि इतना सारा सोशल थॉट जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली होता है एक क्विक और रिलेटिवली एफर्टलेस मैनर में, रादर देन इन अ केयरफुल सिस्टमेटिक आर्डर्स वे में। ठीक है, केयरफुल वे में नहीं करते हैं, सिस्टमेटिक वे में नहीं करते हैं, एक हार्ड वर्क के वे में नहीं करते हैं। हम लोग कॉस्ट और पोटेंशियल बेनिफिट्स को भी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग फोकस करेंगे उन टेक्निक्स पे जो कि हम डील करेंगे क्विकली विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ कैसे डील करेंगे, स्पेशली कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी कंडीशन में, जहाँ पे करेक्ट आंसर जो है बहुत डिफ़िकल्ट है जानना और बहुत इसमें एफर्ट्स लगते हैं उसको डिटरमिन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं फॉर मेकिंग सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्निक्स इन्वॉल्व हेरिस्टिक्स। हेरिस्टिक्स क्या है? सिंपल रूल्स हैं, हम लोग हेरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को की सेंस को समझने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए सिंपल रूल्स लगाते हैं,
कॉम्प्लेक्स डिसीजंस या फिर इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए एक रैपिड और एफिशिएंट वे में, ठीक है। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो हमारी कैपेसिटी जो है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन की वो लिमिटेड है, और हमारी एबिलिटी जो फोकस करने की है वो अगर एक्सीड कर जाती है तो ड्राइवर्स या फिर टेक्स्ट करें या फिर फ़ोन पे बात करें तो अटेंशन उनका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ट्रैफिक पर से। तो इसी वजह से जो है एक्सीडेंट्स होते हैं जो कभी कभी फैटल भी होते हैं, लोगों की डेथ भी होती है। रिप्रेजेंटेटिवनेस, जजिंग बाय रिसेम्बलेंस। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें जजिंग बाय रिसेम्बलेंस। सपोज दैट यू हैव जस्ट मेट योर नेक्स्ट डोर नेबर फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने अपने नेक्स्ट डोर नेबर को अब पहली बार मिले हो, ठीक है। तो वाइल विजिटिंग विद हर, जब आप उसको विज़िट कर रहे हो तो आपने क्या देखा, बात कर रहे हो, जब आप उसके साथ बात कर रहे हो आपने क्या नोटिस किया कि वो ड्रेस उसने कंजर्वेटिवली ड्रेस, नीटली ड्रेस्ड है, हैबिट्स अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, लार्ज लाइब्रेरी है घर पे, बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है, और साथ ही साथ बहुत ही जेंटल है एंड थोड़ा सा शाय भी है, ठीक है। आप अपने नेबर से पहली बार मिले, लेटर यू रियलाइज़ कि उसने कभी मेंशन नहीं किया कि वो क्या करती है, मतलब क्या जॉब करती है, अपनी लिविंग कैसे चलाती है। इज शी ए बिज़नेस मैनेजर, क्या वो बिज़नेस मैनेजर है, क्या वो फिजिशियन है, क्या वो वेट्रेस है, एक आर्टिस्ट है, डांसर है या लाइब्रेरियन है। तो वन क्वेश्चन ऑफ मेकिंग अ गेस इज़ टू कंपेयर हर विद अ प्रोटोटाइप। पहला हम क्यों, हमारे लिए पहला क्यों क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी प्रोटोटाइप के साथ कंपेयर करेंगे। अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉमनली पोजेस्ड बाय मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ दिस ऑक्यूपेशंस, कि इन ऑक्यूपेशंस के लोग जो हैं यूजुअली कैसे दिखते हैं। हाउ वेल डज शी रिजेंबल persons you have met in each of these fields or perhaps typical of these fields, ठीक है। आप उसको उसकी रिजेम्बलेंस किसके साथ करोगे। इफ़ यू प्रोसीड इन दिस मैनर, अगर आप इस मैनर में, तो हम क्या बोलेंगे, वो लाइब्रेरियन है। क्यों कि उसके ट्रेड्स जो हैं वो ज़्यादातर इसी प्रोफेशन के लोगों के साथ जो है मिलते जुलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो कोई डांसर हो या बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो। इफ़ यू मेड योर जजमेंट अबाउट योर नेबरहुड ऑक्यूपेशन इन दिस मैनर, तो आप इसको क्या बोलोगे, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, कि आप उसको किसी प्रोटोटाइप के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे वर्ड्स में कि आपने अपनी जजमेंट किसके बेस पे बनाई, रिलेटिव एक सिंपल रूल पे, कि द मोर इंडिविजुअल सीम्स टू रिजेंबल और मैच अ गिवन ग्रुप। अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा किसी ग्रुप या के साथ मैच कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहा है, तो हम लोग मानेंगे वो उसी ग्रुप के को बिलोंग करता है, ठीक है। क्या इस तरीके के जजमेंट्स, अब सवाल उठता है कि ये वाली जजमेंट्स क्या एक्यूरेट हैं। ऑफन दे आर, ज़्यादातर ऐसी जजमेंट्स एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। एंड बिकॉज पीपल विद सर्टन ट्रेड्स आर अट्रैक्टेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप इन द फर्स्ट प्लेस। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जिस तरीके के खुद होंगे वो उसी तरीके के ग्रुप की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। बट समटाइम्स जजमेंट्स जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस पे जो होती हैं वो गलत भी होती हैं, ठीक है, कुछ कभी कभी गलत भी होती हैं। किस डिसीज़न और जजमेंट किस बेसिस पे, डिसीज़न और जजमेंट जो है वो हम लोग किस बेस पे बना रहे हैं, बेस रेट्स पे, फ्रिक्वेंसी, एक विद विच गिवन इवेंट या कैटेगरी जो है हो रही है, किस फ्रिक्वेंसी के साथ टोटल पॉपुलेशन में। ये किसने कहा था, कैनमैन एंड टेवर्स्की in 1973, Kahneman and Frederick 2002 में दोबारा। इनफैक्ट दे आर मेनी मोर बिजनेस मैनेजर्स एंड लाइब्रेरियंस। कहते हैं कि लाइब्रेरियन से ज़्यादा बिजनेस मैनेजर्स हैं। हो सकता है कि जो आपका नेबर है वो किसी लाइब्रेरियन की तरह लग रहा है देन मैनेजर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स। चांसर एक्चुअली है कि वो एक मैनेजर हो सकती है एक लाइब्रेरियन होने के बजाय, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिवनेस heuristic is also used when judging whether specific causes resemble each other and are therefore likely to produce effects that are similar for a particular effect. Either many or few people die of a disease was produced by a particular cause. कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक जो है वो ये जज करने में भी हम लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं कि स्पेसिफिक कॉज जो है क्या है एक दूसरे को रिजेंबल करने का, ठीक है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा सिमिलर रहते हैं, ठीक है। नंबर के बेस पे अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी या क्वालिटी के बेस पे तो सिमिलर रहेंगे। दैट इज़ व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू जज, जब लोगों को बोला जाएगा जज करने के लिए कि एक पर्टिकुलर इफेक्ट की जजमेंट के लिए कि लोग जो हैं वो डिजीज़ से मरे हैं या नहीं मरे हैं, वो एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से मरे हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया की वजह से या फिर स्ट्रैंडेड स्ट्रेन रहा है, कोई लाइकली टू एक्सपेक्ट द स्ट्रेंथ द कॉज ऑफ टू मैच इट्स इफेक्ट।
कहते हैं कि लेकिन जो कल्चरल ग्रुप्स हैं वो डिफ़र करेंगे कि टू विच दे रिलाई ऑन रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक एक्सपेक्ट लाइक टू गो विद लाइक। वो लोग क्या करेंगे, इस इफ़ेक्ट कॉज और इफ़ेक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉज इफ़ेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो लाइक गो विद लाइक, एक जैसे जो हैं वो एक जैसे के साथ जाएंगे। ठीक है, इन पर्टिकुलर पीपल फ्रॉम एशिया, जो एशिया के लोग हैं, टेंड टू कंसिडर मोर पोटेंशियल कॉजल फैक्टर्स व्हेन जजिंग इफेक्ट देन डू अमेरिकन्स। एशियन क्या करेंगे, वो पोटेंशियल कॉजल फैक्टर्स को ज़्यादा कंसिडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन्स, क्योंकि एशियंस क्या करते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूशन को जज कर लेते हैं वो एक इवेंट की, और दे शुड शो लेस एविडेंस ऑफ थिंकिंग बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक। वो रिप्रेजेंटेटिव हेरिस्टिक पे कम रिलाई करते हैं, जजमेंट सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिकन एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिकन्स। अब इस रीजनिंग को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स जो हैं, स्पाइना और कुछ और थे उसके साथ, उन्होंने चाइना के स्टूडेंट्स और कनाडा को रेट किया टू रेट द लाइकलीहुड, चाइना और कनाडा के स्टूडेंट्स को, कि हाई और लो मैग्नीट्यूड इफेक्ट फ्यू और मैनी डेथ्स का किसी वायरस की वजह से हुआ है, दैट डिफर्ड इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, a strain that was treatment resistant or standard strain that could be controlled with medical treatment. While participants in both national groups show evidence of expecting high magnitude effects, दोनों national groups के जो participants हैं वो क्या evidence show करेंगे, high magnitude effect show करेंगे, मतलब कि बहुत सारी deaths produce हुई हैं by high magnitude causes like treatment resistant virus strain था। तो low magnitude effect जो है few deaths to be produced by low magnitude causes, standard strain of virus. Canadian participants showed this effect much more strongly than the Chinese. Canadian participants जो हैं वो इस effect को ज़्यादा शो करेंगे as compared to the Chinese. तो इस तरीके की जो रीजनिंग डिफरेंसेस हैं potentially result in difficulty when members of different groups seeks to achieve agreement on how best to tackle problems affecting the world as a whole. ठीक है, लोगों को ये अचीव करने में कि जो ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे सच एज क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करी है उसको कैसे टैकल करना है। तो वेस्टर्नर्स जो हैं दे में एक्सपेक्ट दैट बिग कॉजेज़ जो हैं उनको टैकल करना ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, वेरएज एशियंस में भी कंफर्टेबल एम्फेसाइजिंग माइनर कॉजेज़। एशियन कंफर्टेबल रहेंगे माइनर कॉजेज़ को एम्फेसाइज करने के विद सब्सटेंशियल कम आउट सच एज क्लाइमेट चेंज। तो अवेलेबिलिटी नेक्स्ट हमारा रहेगा अवेलेबिलिटी। इफ़ आई कैन रिकॉल मैनी इंस्टेंसेस दे मस्ट बी फ्रीक्वेंट। ठीक है, कि व्हेन एस्टिमेटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसीज और लाइकलीहुड, अगर हम किसी इवेंट की फ्रीक्वेंसी या उसके होने के चांसेस के बारे में एस्टिमेट लगा रहे हैं, ठीक है, गेस कर रहे हैं, तो पीपल जो हैं वो हमेशा सिंपली नॉट नो द करेक्ट आंसर, उनको सिंपली करेक्ट आंसर नहीं पता होगा, इवन फॉर द इवेंट्स इन देयर ओन लाइफ्स, अपनी खुद की ज़िंदगी इवेंट्स के बारे में भी नहीं उनको करेक्ट आंसर पता होगा। सो हम लोग एक रिस्पॉन्स पे फिर आएंगे कैसे, खुद से पूछिए ज़रा, हाउ ऑफन हैव यू टॉक्ड ऑन योर सेल फोन वाइल ड्राइविंग, कितनी बार आप लोग अपने सेल फोन पे बात कर चुके हो और ड्राइव करते दौरान। इफ़ यू कैन रिमेंबर क्वाइट अ फ्यू इंस्टेंसेस, अगर आपको थोड़े से कुछ इंस्टेंसेस याद होंगे, कुछ वाक़यात याद होंगे, तो यू वुड प्रॉबेबली कंक्लूड इट हैपन्स क्वाइट ऑफन। तो आप बोलोगे कि बहुत बार ऐसा हुआ है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जजिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द ईज़ विद विच इंस्टेंसेस कैन बी ब्रॉट टू माइंड। जितनी फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ हुई है आप इतना ईजिली उसको अपने माइंड में ले आओगे। ठीक है, नाउ कंसिडर अनदर, एक और नॉन सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको कंसिडर करिए। आर यू सेफर ड्राइविंग इन अ यूज SUV और इन अ स्मॉलर लाइटर कार? क्या आप लोग एक बड़ी SUV में सेफ़ हैं या स्मॉल लाइट कार में? तो ज़्यादातर लोग क्या आंसर करेंगे, बिग SUV में हम लोग ज़्यादा सेफ़ हैं। ठीक है, कि आप एक बड़े व्हीकल में हैं तो आप बच जाओगे अगर एक्सीडेंट भी होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल वन। ऐसा क्यों होगा? वाइल दैट माइट सीम टू बी करेक्ट, एक्चुअल डेटा इंडिकेट, जबकि एक्चुअल डाटा बताता है कि SUV में जो है एक्सीडेंट के चांसेस, सेफ़ होने के चांसेस, डेथ रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर कार्स। ये ग्लैडवेल ने 2004 में एक रिसर्च की थी, उसमें हमें पता चला था। ठीक है, तो फिर लोग फॉल्सली इस चीज़ को कंक्लूड क्यों करते हैं कि हम लोग एक बल्कि SUV में ज़्यादा सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइट कार। लाइक द सेल फोन यूज़ क्वेश्चन, लाइक द सेल फोन, जैसे सेल फोन वाले क्वेश्चन को यूज़ किया था, द आंसर सीम्स टू इन्वॉल्व अर्ली कम्स माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन।
ज़्यादातर लोगों को क्या याद रहता है कि जो ह्यूज व्हीकल हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल लाइट व्हीकल्स को क्रश कर देते हैं एक्सीडेंट में। ज़्यादातर ऐसे ही सीन्स लोगों ने देखे हैं। तो जब उनसे ऐसा सवाल आता है तो उनके माइंड में एकदम से आता है कि एसयूवी जो है वो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू द लाइटर कार। ये जो एग्ज़ाम्पल है बहुत सारी सिमिलर जजमेंट एरर्स को जो है इलस्ट्रेट करती है। तो इसको हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं, ठीक है, कि हमारे अनदर कॉग्निटिव रूल ऑफ थंब जो है वो सजेस्ट करता है इट इज़ टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन टू माइंड, इन्फॉर्मेशन को माइंड तक लाना, द ग्रेटर इट्स इम्पैक्ट ऑन सबसीक्वेंट जजमेंट डिसीजंस, और इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा डिसीजंस पे बहुत ही ग्रेट रहेगा। ह्यूरिस्टिक मेक्स गुड सेंस मच ऑफ द टाइम। ह्यूरिस्टिक्स जो है वो एक अच्छी टाइप की सेंस बनाता है। आफ्टर ऑल दैट वी कैन ब्रिंग सम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू माइंड क्वाइट रेडिली। हम बहुत कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन को एकदम से अपने दिमाग में ले आते हैं, ठीक है, इंडीड बी फ्रीक्वेंट और इम्पॉर्टेंट। सो इट शुड इन्फ्लुएंस आवर जजमेंट्स, हमारे जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अब कहता है कि जो कंसिस्टेंट है विद अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल, अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल के साथ कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उसके बेस पे जो है डिसीजंस बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग में फेयर करते हैं। लाइक आपको प्लेन की एग्जांपल है, लोग प्लेन में जो है ट्रैवल करना जो है प्रेफर नहीं करते, इतना डरते हैं। देन इन द ऑटोमोबाइल्स में लोग जाते हैं, लेकिन प्लेन में जो डेथ के चांसेस हैं वो कम हैं आज कभी। ऑटो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, प्लेन वाले जो हादसे हैं बहुत कम हुए हैं, लेकिन लोगों को लाइकवाइज पीपल टेंड टू ओवर एस्टिमेट मर्डर एज ए कॉज ऑफ डेथ। लोग मर्डर को कॉज ऑफ डेथ जो है ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, और जो म्यूंडन काजेज़ हैं अंडर एस्टिमेट उनको कर देते हैं, ठीक है। या फिर मच मोर टू फ्रीक्वेंट किलर्स सच एज हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक्स, इनको दे देते हैं कि इनकी वजह से ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। क्या अपने आप डेथ्स नहीं होती हैं, वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इन डिजीज़ या उस चीज़ मर्डर की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उसके कंपैरिजन में। तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में अवेलेबल हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हैं, हम उसके बेसिस पे डिसीजन बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को ये चीज़ें कहाँ से आती हैं कि मर्डर के बेस पे हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कि मीडिया इन चीज़ों को बहुत ही ड्रामेटिकली प्रेजेंट करती है। नेचुरल कॉज ऑफ डेथ को मीडिया कभी दिखाती है कि नेचुरल कॉज ऑफ डेथ हुआ जी ऐसे 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 ऐसे, नहीं दिखाती है। तो इसीलिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेरियस सोर्सेज से, हम उसके बेसिस पे डिसीजंस बना लेते हैं। कुछ और ट्रबलिंग एग्जांपल्स हैं लाइक फिजिशियंस जिनके पास इंफॉर्मेशन है कि एक डिज़ीज़ के बारे में, वो हो सकता है क्लिनिकल डायग्नोसिस भी मिसडाइग्नोज कर जाए, ठीक है। लाइक इनको मीडिया ने बहुत बड़ा चढ़ा के किसी इलनेस के बारे में बताया है, ठीक है। तो जो भी आपका फिजिशियन होगा उसके दिमाग में अपने आप ये बात आ जाएगी, डायग्नोसिस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी उस डेटा को, ठीक है। तो इसको आप अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक यूज़ बोलते हो। इन व्हाट अदर वे कैन द अवेलेबिलिटी इन्फ्लुएंस, कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमें दूसरे तरीके से। डिज़ायर कैन बायस आवर डिसीजन मेकिंग टुवर्ड ग्रेट रिस्क टेकिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग को बायस बना देता है रिस्क टेकिंग की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है तो हमारी वाइजेस्ट चॉइस क्या रहेगी मनी को कंजर्व करने की, कि हम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करें। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, नीड फॉर मनी माइट इंक्रीज इफ़ यू परसीव इकोनॉमिक फ्यूचर टू बी थ्रेटेंड। अगर आपको लग रहा है कि आपका इकोनॉमिक फ्यूचर थ्रेटेंड है तो मनी को इंक्रीज़ करने का, जो इकोनॉमिक अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने का आइडिया आपके दिमाग में आएगा। तो आप क्या करोगे, फिनेंशियल रिस्क टू इम्प्रूव योर, आप फिनेंशियल रिस्क ले लोगे अपनी फिनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। लाइक आप गैम्बलिंग करोगे कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाए जल्दी जल्दी इकोनॉमिक डाउनटाउन से बाहर आने के लिए। कैनेडियन गेमिंग एसोसिएशन ने 2011 में जो है कहा था, एक्सपेरिमेंट्स आप टेस्टेड विद इकोनॉमिक थ्रेट कैन मेक गैम्बलिंग मोर एट्रैक्टिव। एक्सपेरिमेंट्स से ये टेस्ट किया गया कि इकोनॉमिक थ्रेट जो है क्या उसकी वजह से गैम्बलिंग ज़्यादा हुई है। रिसर्च की थी वोल ने, ब्रेंस कोम्बी ने और लेसर ने 2014 में, जो पहली बार इंड्यूस की गई कुछ स्टूडेंट्स में। इसमें ऐसा बिलीव किया गया कि उनकी जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो ग्लूमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और इसके बजाय कुछ स्टूडेंट्स में जिसको कंट्रोल ग्रुप था उनको सिंपली मनी की प्रोडक्शन के बारे में बताया गया। Beliefs such as I think gambling like a financial investment were assessed in both groups।
तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको $10 दे दिए गए और उनको अपॉर्चुनिटी दी गई गैम्बल करने के लिए रोलेट व्हील पे। तो वो जो पार्टिसिपेंट्स थे जिनको फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है करनी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रिस्क टेकिंग को नेसेसरी समझा फाइनेंशियल गेन्स के लिए। उनके केस में ये बढ़ गया। और सेम ग्रुप जो है विलिंगनेस टू गैम्बल एंड अमाउंट ऑफ मनी दे एक्चुअली वेजर्ड इंक्रीज एज वेल। तो मनी इंक्रीज भी हो गई। By convincing the students their financial needs might be unfulfilled, the value of risk taking satisfy those needs come more readily to mind. उन स्टूडेंट्स को आपने ये बोल दिया कि फाइनेंशियल नीड है आपकी, तो उनका रिस्क टेकिंग फैक्टर जो है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए पहले ही उनका माइंड उस चीज़ को प्रिपेयर कर चुका था। इन टर्न वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उसको गैम्बलिंग के लिए वो पहले ही विलिंग हो गए। इंटरेस्टिंगली रिसर्च ने क्या सजेस्ट किया कि जितनी अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक रहेगी, merely the subjective ease with which relevant information comes to mind, ठीक है, देन merely subjective ease कि relevant information कैसे, अवेलेबिलिटी यूरिस्टिक जो है वो ज़्यादा काम करती है। अमाउंट इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने दिमाग में ले आते हैं, ठीक है, वो बहुत ही मैटर करती है। ये श्वास और कुछ और ने 1991 में कहा था, द मोर इन्फॉर्मेशन वी थिंक ऑफ, कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम सोचेंगे उतना ही इम्पैक्ट उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हमारे इमोशंस पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारी जजमेंट कैसी है वो इस ईज़ रूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द केस दैट ईज़ ऑफ ब्रिंगिंग इंस्टेंसेस टू माइंड अफेक्ट्स जजमेंट, कि हम लोग कितनी ईजीली किसी इंस्टेंस को, किसी एग्जाम्पल को, किसी चीज़ को, किसी इवेंट को अपने दिमाग में ले आते हैं, वो हमारी जजमेंट को बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। दैट इज सेल्फ जजमेंट मोर रेडिली देन जजमेंट्स अबाउट अदर्स, अपनी जजमेंट करने के लिए, ना कि दूसरों की। इनफैक्ट जो जजमेंट्स हैं अबाउट ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर पर्सनली फैमिलियर विद, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनके साथ हम पर्सनली फैमिलियर हैं, सच एज कंज्यूमर ब्रांड्स, वो इन्फ्लुएंस होते हैं कैसे, बाई ईज ऑफ रिट्रीवल मोर देन द जजमेंट्स ऑफ अ ब्रांड दैट वी आर लेस फैमिलियर विद, कंपैरिजन टू उन ब्रांड्स के जिनके साथ हम इतने फैमिलियर नहीं हैं। तो फैमिलियरिटी भी एक बात रहेगी, ठीक है। तो ये ह्यूरिस्टिक, वुड यू फाइंड इट ईजियर टू थिंक ऑफ 2 instances दैट इंडिकेट योर क्रिएटिविटी और 6 instances, कहते हैं कि क्या आप उन 2 instances के बारे में सोचोगे जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी, या फिर आप 6 के बारे में सोच सकते हो। वॉट अबाउट लिस्टिंग इंस्टेंसेस ऑफ क्रिएटिविटी देन एन एक्वेंटेंस एक्सिबिटेड दैट एन एक्वेंटेंस, उस क्रिएटिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसके साथ आप फैमिलियर हैं। इन रिसर्च बाई कार्सो 2008 में स्टूडेंट्स फाउंड इट ईजियर टू प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ देयर ओन क्रिएटिविटी। लोगों ने, जो स्टूडेंट्स थे, उन अपनी 2 एग्जाम्पल्स अपनी क्रिएटिविटी की देने में बहुत, एज कम्पेयर टू 6 एग्जाम्पल्स नहीं दे पाए, वो 2 दे सके, ठीक है। दिस इन्फ्लुएंस रेटिंग्स ऑफ देयर ओन क्रिएटिविटी, इससे उनकी अपनी क्रिएटिविटी की रेटिंग जो है वो इन्फ्लुएंस हुई। ईज ऑफ रिट्रीविंग एग्जाम्पल्स ऑफ एन एक्वेंटेंस क्रिएटिविटी, ठीक है, जिसके साथ आप फैमिलियर हो, डिड नॉट अफेक्ट रेटिंग, उससे रेटिंग इफेक्ट नहीं हुई, ठीक है, ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ दैट पर्सन। दैट्स बिकॉज व्हेन टास्क आर मोर डिफिकल्ट, जब टास्क ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, विच इज़ द केस व्हेन इट कंसर्न एट्रीब्यूट ऑफ अनदर पर्सन, सब्जेक्टिव ईज ऑफ रिट्रीवल इज गेन लेस वेट। आप ग्राफ में देखोगे, देखो, व्हेन ईजी टू रिट्रीव एग्जाम्पल्स, डायग्नोस्टिक सेल्फ बीइंग क्रिएटिव, रेटेड ओन क्रिएटिविटी वॉज हायर, when it is difficult to retrieve creative examples for the self। दूसरों के बारे में आप इजीली बता देते हो, लेकिन अपने आप का बताने का आपका थोड़ा सा सिस्टम लो है, तो इसको आप ईज़ ऑफ रिट्रीविंग में डालोगे। फिर हम आगे बात करेंगे एंकरिंग और एडजस्टमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जब लोग अटेम्प्ट करते हैं कुछ बेचने के लिए, वेदर कोई घर है, कोई कार है, एक ऐड लगी न्यूज़पेपर पे या ऑनलाइन आप डाल रहे हो, तो टिपिकली क्या प्राइस, वो कितनी मांगते हैं प्राइस किसी चीज़ की जो बेच रहा है, जितनी वो रियली एक्सपेक्ट करें उससे वो ज़्यादा मांगते हैं। लाइकवाइज बायर्स ऑफन बिड लेस इनिशियली, दे एक्सपेक्ट टू अल्टीमेटली पे। इसी तरीके से जो ख़रीदने वाला है वो भी जितना वो पे करने का एक्सपेक्ट करे उससे कम बिड करेगा। दिस इज़ मोस्टली बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स वांट टू गिव देमसेल्फ सम रूम फॉर बार्गेनिंग। ऐसा क्यों होता है, वो अपने आप को स्पेस दे रहे हैं, रूम दे रहे हैं कि वो बार्गेन का एक स्कोप रखते हैं। ऑफन द सेलिंग प्राइस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशन। जो सेलिंग प्राइस है वो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है डिस्कशन का, और जो बायर है वो लेस ऑफ़र करेगा, लेकिन सेलर क्या करेगा,
काउंटर करेगा उसको, और प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि फाइनल कोई चीज़ नहीं हो जाती, कोई अमाउंट फाइनल नहीं हो जाता. व्हेन अ सेलर starting price, this is an important advantage related to another heuristic that strongly influences our thinking. जब सेलर ने स्टार्टिंग प्राइस स्टार्ट किया तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है जो एक और ह्यूरिस्टिक के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही हमारी थिंकिंग को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. तो यही एंकरिंग और एडजस्टमेंट है. इसी को आप एंकरिंग और एडजस्टमेंट कहते हो. ये जो ह्यूरिस्टिक है ये इन्वॉल्व क्या करता है, टेंडेंसी टू डील विद अनसर्टेनिटी इन मैनी सिचुएशंस. हमें वो एबिलिटी देता है कि हम कुछ ऐसे सिचुएशंस का डील कर सकें, ठीक है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है. स्टार्टिंग पॉइंट आपका एंकर है और फिर उसके साथ हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं. दिस इज़ व्हाट एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट. सेलर आस्किंग द प्राइस प्रोवाइड सच अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, टू विच बायर ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट इन ऑर्डर टू लोअर द प्राइस दे पे. सेलर क्या करेगा, एक अमाउंट जो है वो दे देगा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और बायर उसके साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा, उससे कम देने की कोशिश करेगा, ठीक है. लोअरिंग प्राइस मेक्स बायर फील दे आर गेटिंग अ वेरी गुड डील. प्राइस लोअर होने का मतलब है कि बायर को ये फील आएगा कि जितना उसने ओरिजिनल प्राइस मांगा है उससे वो कम दे रहा है. दिस इज़ हाउ सेल प्राइसिंग इन हाईली विजिबल रिडक्शंस वर्क इन रिटेल स्टोर्स. कैसे रिटेल स्टोर्स में काम होता है, ठीक है. ओरिजिनल सेटिंग पॉइंट क्या रहता है एंकर का. सो शॉपर्स फील्स दे आर गेटिंग अ बार्गेन इन कंपैरिजन. उनको लगता है कि उनको बार्गेन मिल रहा है उसके बजाय, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं एंकरिंग और उसकी. उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द रिकमेंडेशंस जो हैं वो लीनियंट है. फॉर एग्जांपल 1 मंथ का प्रोबेशन है एंड अदर्स वर हार्श. पढ़ना पड़ेगा. मान लेते हैं कि एक अनसेटलिंग स्टडी है इंग्लिश की, ठीक है, जिससे इंडिकेट हुआ कि जो कोर्ट डिसीजंस हैं या सेंटेंसेस हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुई बाय एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट. एंकरिंग और एडजस्टमेंट की वजह से. मोर ओवर दिस अगर्स इवन व्हेन एक्सपीरियंस जजेस. ये तब भी हुआ जब एक्सपीरियंस जजेस थे वहाँ पे. तो रिसर्च में, इन दिस रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो थे हाईली एक्सपीरियंस थे, लीगल प्रोफेशनल्स थे. दे वर आस्क्ड टू रीड अ वेरी realistic court case and then learned of prison sentences recommend for the defendant. In one condition study में क्या देखा गया कि ये जो recommendations थी जो जर्नलिस्ट से आई थी और someone with no legal training. In another condition ये क्या देखा गया, recommend sentences were actually generated randomly by throwing dice. The crime itself was not considered. crime को consider ही नहीं किया गया. Finally एक और condition है, sentences were recommended by an experienced prosecutor. और sentences किसने recommend की, एक एक्सपीरियंस प्रोसिक्यूटर ने. अब कहते हैं सम ऑफ द रिकमेंडेशंस वर लीनियंट. कुछ रिकमेंडेशंस लीनियंट थी, 1 मंथ का प्रोबेशन था, एंड अदर्स वर हार्श, और कुछ हार्श थी. 3 years प्रिजन फॉर द सेम क्राइम. सेम क्राइम के लिए 3 साल की सज़ा, ठीक है, प्रिजन, जेल. आफ्टर रिसीविंग दिस इन्फॉर्मेशन दीज एक्सपीरियंस लीगल पार्टिसिपेंट्स मेड देयर ओन सेंटेंस एंड रिकमेंडेशन. ये वाली इन्फॉर्मेशन उनके पास आई, उसके बाद उन्होंने अपनी सेंटेंसेस रिकमेंडेशंस दी. यू माइट एक्सपेक्ट द रिकमेंडेशंस ऑफ दीज एक्सपर्ट्स वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर्स दे रिसीव. क्या आप सोचते हो कि ये जो रिकमेंडेशंस उन्होंने रिसीव की, उनकी अपनी रिकमेंडेशंस पे उसका कोई असर पड़ेगा? When the sources were either irrelevant or purely random. जब sources irrelevant है और purely random है, ठीक है. बट एज यू कैन सी इन दी फिगर 2.5, ये जो 2.5 फिगर है इसमें अगर आप देखोगे ये रिकमेंडेशंस जो हैं डिड हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट. इनका बहुत इफेक्ट रहा, ठीक है. तो sentences were harsher when the participants were exposed to harsh anchor. जब participants को harsh anchor की तरफ expose किया गया तो sentences harsher थी. जब उनको lenient की तरफ expose किया तो lenient थी, ठीक है. ये जो findings थी while a compelling demonstration of the power of anchoring, इससे हमें anchoring की power का पता चलता है, ठीक है. आई बात समझ में? आया ये समझ में? अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं. वेदर द साइज़ ऑफ द मील पोर्शन यू रिसीव इन अ रेस्टोरेंट कुड अफेक्ट हाउ मच यू ईट. कि मील पोर्शन का जो साइज़ एक रेस्टोरेंट में मिलता है वो क्या आपके खाने की एबिलिटी को अफेक्ट करता है कि आप कितना खा सकते हो. रीसेंट रिसर्च हुई है
जो मार्चियोरी ने की, पापीज़ एंड कुछ और थे उनके क्लाइंट 2014 में, क्या इलस्ट्रेट करता है कि जो पोर्शन साइज़ इफ़ेक्ट है वो हमारे खाने की टेंडेंसी को, जब एक लार्जर पोर्शन है फूड का इज़ रिसीव देन अ स्मॉलर पोर्शन, अगर हमें एक लार्ज पोर्शन मिले देन अ स्मॉलर पोर्शन इज़ रियली गुड एग्जाम्पल ऑफ एंकरिंग एंड इनएडिक्वेट एडजस्टमेंट। पार्टिसिपेंट्स जिनको एक लो ग्राम एंकर एज अ फूड सर्विंग टू चीज़, सूप, स्टीक एंड पास्ता एलिमिनेटेड, दे वुड ईट सिग्निफिकेंटली लेस ऑफ फूड्स दैट द पार्टिसिपेंट्स वो गिवन नो एंकर और लार्ज पोर्शन। कहता है कि जिनको जो है एक लार्ज पोर्शन दिया गया वो ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनको कम दिया गया। इनफैक्ट एस्टिमेट ऑफ फूड इनटेक वर वूपिंग 77% ग्रेटर इन द हायर एंकर कंडीशन एज़ कम्पेयर टू द लोअर एंकर कंडीशन। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा दे रहे हैं तो लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, बूफे इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, बूफेज में जाते हैं लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लार्ज पोर्शन होता है तो ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, कम पोर्शन ऑफर होता है मील में तो कम खाने की कोशिश करते हैं। वाई आर द इफेक्ट्स ऑफ एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट रिस्ट्रिक्ट सो पावरफुल, क्यों इतने पावरफुल हैं ये इफेक्ट्स? ऑल्दो डू वी मेक एडजस्टमेंट्स फॉलोइंग एक्सपोजर टू एक्सटर्नली प्रोवाइडेड एंकर्स, हम उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं जो एंकर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इफेक्ट रहता है इनका। अब हम लोग स्टेटस क्यो हेरिस्टिक की बात करेंगे। व्हाट इज़ गुड, जो है वो अच्छा है। व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू मेक जजमेंट्स, जब लोगों को जजमेंट्स करने के लिए बोला जाता है, चॉइसेस बनाने के लिए बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, दे बिलीव द वे थिंग्स आर करंटली इज़ बेटर देन एनी अदर ऑल, कि अभी करंटली चीज़ें कितनी बेटर हैं किसी और अल्टरनेटिव से। तो सिमिलर to the availability heuristic, objects and options they are more easily retrieved from memory may be judged in a heuristic fashion as good। जितना ईजिली वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑप्शन को वो रिट्रीव कर सकते हैं, उसी को वो अच्छा बोलेंगे। इनफैक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स एंड ऑप्शंस आर ऑफन जस्ट एज बेटर देन वंस दैट आर न्यू, इनको वैसे भी अच्छा बोला जाता है, न्यू वाले से उनको ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। ठीक है, तो ये चेंज फ्रॉम द स्टेटस क्यो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक चेंज फ्रॉम द स्टेटस क्यो। एज्यूमिंग दैट अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोडक्ट ऑन द मार्केट इज़ सुपीरियर, कहता है कि पुराने प्रोडक्ट्स को लोग सुपीरियर बोलते हैं, जो बड़ी देर से मार्केट में है उसको, एज़ कम्पेयर टू द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू ओल्ड प्रोडक्ट्स समटाइम्स स्टे ऑन द मार्केट थ्रू इनर्शिया। कई बार ओल्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनर्शिया के थ्रू भी मार्केट में स्टे रहते हैं। पीपल कंटिन्यू बाइंग देम, लोग उनको ख़रीदते रहते हैं आउट ऑफ देयर हैबिट्स। सो मार्केटर्स हु पुट न्यू एंड इम्प्रूव्ड ऑन पैकेजिंग लेबल हर्टिंग देयर सेल्स बाय डूइंग सो, फिर लोग क्या, जो नई चीज़ें आती हैं नए लेबल्स के साथ, उनकी सेल जो इफेक्ट होती है इस चीज़ से। ठीक है, इन स्पेशल फीचर व्हाट रिसर्च टेल अस अबाउट पीपल प्रेफरेंस फॉर द स्टेटस क्यो, लोग जो हैं स्टेटस क्यो, किसी चीज़, कोई चीज़ कितनी ओल्ड है या कितनी नई है उसके बेस पे जो है लोग जो है अपनी चॉइसेस बनाते हैं। ठीक है, तो रिसर्च हमें क्या बताती है स्टेटस क्यो के बारे में। ठीक है, चॉकलेट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ओल्ड और न्यू की। पुराने चॉकलेट्स जो हैं, लोगों को एक ग्रुप लिया गया जिसमें कुछ एक ग्रुप को पुराने और कई लोगों को नए चॉकलेट्स दिए गए। तो जिस ग्रुप को पुराने चॉकलेट दिए गए थे उनको उसका टेस्ट पूछा, तो उन्होंने कहा कि पुराने वाले का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द न्यू वन। तो ऐसे चॉइसेस बनती हैं। ठीक है, तो अब लोग हम लोग क्यों, सो मार्केटर्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो आंसर क्या रहता है, मतलब पुराने वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, नोवेलिटी को कम प्रेफर किया जाता है। ठीक है, की पॉइंट्स क्या रहेंगे, वी एंटर अ स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, जब हमारे पास और लेने की कैपेबिलिटी नहीं है तो हम एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड की कंडीशन में आ जाते हैं। यहाँ पे सोशल कॉग्निशन का रोल आता है कि हम लोग दूसरों के बारे में कैसे सोचते हैं, दूसरे इवेंट्स के बारे में कैसे सोचते हैं। फिर गिवन आर लिमिटेड कैपेसिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वी ऑफन मेक यूज़ ऑफ सिंपल स्ट्रैटेजीज़, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस पे जजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन रहती है, करेक्ट आंसर नहीं होता है, तो कंडीशन अनसर्टिनिटी में हो जाती है। तो हम लोग ह्यूरिस्टिक्स के सिंपल रूल्स को अप्लाई करते हैं अपने डिसीजंस को क्विकली करने के लिए। फिर रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जिसमें लोग क्या करते हैं, मोर सिमिलर इंडिविजुअल टू द टिपिकल मेंबर्स इन अ गिवन ग्रुप, मतलब वो क्या करते हैं, प्रोटोटाइप से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक जो है इसमें भी एरोनियस डिसीजन का स्कोप रहता है। ठीक है, कोई भी कल्चरल ग्रुप या यूज़ करे रिप्रेजेंटेटिव्स टू द सेम डिग्री वालेटिंग द लाइकलीहुड दैट अ पर्टिकुलर कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इफेक्ट। ठीक है, लाइक एशियंस क्या करते हैं, दे विल लाइक गो विद लाइक,
और वेस्टर्न्स क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं वो, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी रेस्ट्रिक्स की हमने अभी भी बात की है, हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, ठीक है। आपको एग्जांपल देके अभी समझाया था पीछे कि हम लोग बोलते हैं एसयूवी कार्स जो हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कार्स। फिर एंकरिंग और एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा कि एंकर क्या है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंकर है। फिर जो आप उसके साथ कर रहे हो उस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ जो वो सेलर और बायर कर रहे हैं, सेलर जो है वो एक एंकर दे देता है और बायर क्या करता है, उसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। फिर पोर्शन साइज़ इफ़ेक्ट पड़ा कि कितना खाने की हमें ऑफ़र किया जा रहा है, कि लार्ज पोर्शन की वजह से हम ज़्यादा खाते हैं कि स्मॉल पोर्शन की वजह से। एक अच्छा एग्जांपल था एंकरिंग और एडजस्टमेंट का, एडिक्वेट एडजस्टमेंट का। फिर ऑब्जेक्ट्स और ऑप्शंस क्या रहेंगे मार्केट में, उसके बेस पे हम लोग ह्यूरिस्टिक फैशन गुड है या नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ बड़ी देर से है तो वो अच्छी है, कोई नई चीज़ आ गई है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। दैट्स ऑल फॉर द सोशल कॉग्निशन। आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है, प्लीज़ डू सपोर्ट मी, डू लाइक दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू कमेंट, डू शेयर। थैंक्स।